This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप कैसे फार्माकोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स को समझें, कैसे बिना रट्टा मारे आप ये समझ पाएं कि कौन सी कैटेगरी के ड्रग किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और उससे कौन कौन से इंडिकेशन, यूज, डोज, साइड इफेक्ट आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं अपने में, ये हमारा खींचा हुआ फोटोग्राफ्स है, तो इसे हमने कहीं से डाउनलोड नहीं किया। ये जो स्ट्रिप है वो पैरासिटामॉल का है एक्चुअल में, और अगर इसके आपके ब्रांड नेम के बारे में जाएंगे तो इट इज़ अ क्रोसिन। अब यहाँ पे दो चीज़ें साफ साफ क्लियर हो रही हैं, पैरासिटामॉल और क्रोसिन। पैरासिटामॉल आपका जेनरिक नेम है जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इसको बनाने वाले ब्रांड नेम के हिसाब से बात करेंगे तो वो क्रोसिन कहलाएगा, चाहे क्रोसिन एडवांस हो चाहे क्रोसिन फास्ट रिलीफ हो। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे हमारा जो काम का है वह है आपका जेनरिक या हमारा आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज़ पैरासिटामॉल। तो यहाँ पे पैरासिटामॉल के हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे इस एग्जांपल के साथ। सबसे पहले आप देखिए अपने लेफ्ट साइड के कॉलम, ये पूरे स्ट्रिप की फोटो है, इसे हमने किसी भी पार्ट में बाइफरगेट नहीं किया, जबकि आपके राइट साइड में इस स्ट्रिप को हमने दो मेन पार्ट में बाइफरगेट किया है। पहला पार्ट ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल को इंक्लूड किया है। दूसरे सेक्शन में जहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं वो उसकी बेसिक जानकारी, बैच नंबर, बाकी चीज़ों को इंक्लूड किए हैं। मैं आपको दोनों सेक्शन को बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को दूसरे टैबलेट के स्ट्रिप के साथ या दूसरे टैबलेट की किसी भी डोजेस फॉर्म के साथ अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले इस ड्रग का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम मैंने आपको टिक कर ही दिया, यह है पैरासिटामॉल। ये जो पैरासिटामॉल है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, यानी कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके लिए पेन किलर का भी काम करेगा और आपके फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक का भी काम करेगा, यानी कि बुखार को ये कम करेगा। दूसरा लाइन लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टेबलेट कंटेन पैरासिटामॉल IP 500 mg। दूसरी लाइन आपके फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगी। ईच अनकोटेड, ये जो आप टैबलेट देख रहे हैं जिसको आप ओरिजिनली में यूज़ किए भी होंगे, वह एक अनकोटेड टैबलेट का एग्जाम्पल है। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं हुई है। डोजेस फॉर्म की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ टैबलेट, इट इज़ अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है पैरासिटामॉल को। ये पैरासिटामॉल कौन से तरह के फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया गया है इस टैबलेट को, तो यह है IP, दैट मीन इंडियन फार्माकोपिया। IP स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया। इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है वह है आपका 500 mg, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं डोजेस की, ये किस तरीके से किस डोज में लेना चाहिए। मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज करूँगा इस डिस्क्लेमर को, ये आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करने हैं। मैं जनरल पर्पस के लिए नहीं, मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोज है एडल्ट के लिए और ऐसे चिल्ड्रन के लिए जो कि 12 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। कम से कम आपके एक टैबलेट से दूसरे टैबलेट के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 4 से 6 घंटे के बीच का पक्का होना चाहिए। मैक्सिमम जो डोज है इसका आप ले सकते हैं एक 24 आवर के टाइम शेड्यूल में, वह है 8 टैबलेट। तो 500 mg का 8 टैबलेट मतलब आपका 4 ग्राम का टैबलेट एक मैक्सिमम केस में आप ले सकते हैं एक 24 घंटे में। इससे अधिक लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखिए हर एक चीज़ को यहाँ पे अंडरलाइन करना पॉसिबल नहीं है ताकि आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। अगर इससे आप एक्सीड करते हैं स्टैंडर्ड डोज से तो आपको प्रॉब्लम होगी लिवर की, लिवर टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। सो इनको आपको कभी भी 8 टैबलेट पर 24 आवर के अधिक नहीं लेना है किसी भी केस में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट यूज़ इन चिल्ड्रन विच आर बिलो द 12 ईयर ओल्ड्स। पेशेंट के लिए एक खास एडवाइस जो इस स्ट्रिप में साफ साफ मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू नॉट यूज़ विथ अदर पैरासिटामॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट। आप ये पैरासिटामॉल 500 mg का टैबलेट ले रहे हैं तो इसके साथ में पैरासिटामॉल का सिरप नहीं लेना है आपको, या कोई और ऐसा प्रिपरेशन नहीं लेना है जिसमें ऑलरेडी पैरासिटामॉल कंटेन होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के आपके डोज के स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर देंगे, तो यह आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप इसको नहीं लें अगर आप पैरासिटामॉल के लिए कोई एलर्जिक इंडिकेशन शो करते हैं,
या इसको आपको नहीं लेना चाहिए जब आप किस तरह की ब्लड थिनिंग एजेंट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सीक मेडिकल एडवाइस। अगर आप बीमार हैं तो ये चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो अगर बने रहते हैं, जैसे पेशेंट अगर कोई लिवर या किडनी की प्रॉब्लम से परेशान है, अगर कोई ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहे हैं, अगर किसी भी ड्रग का ओवरडोज हो गया है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको धूप और सनलाइट के डायरेक्ट प्रभाव से बचा कर रखें, बच्चों से दूरी बना कर रखें और कभी भी इसको किसी भी तरीके से यूज़ ना करें अगर इस स्ट्रिप का किसी भी कॉर्नर में कोई कट लगा हुआ है, क्योंकि ये आगे जा कर के आपके मॉइस्चर के कारण से इसकी क्वालिटी को स्पॉइल कर सकता है। सो ये आपके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। यहाँ पे एक वार्निंग सिग्नल भी दिया हुआ है, वो है टेकिंग मोर देन मैक्सिमम रिकमेंडेड डेली डोज। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 24 घंटे में आपका 8 टेबलेट से ज़्यादा नहीं लेना है। सो नेवर टेक मोर देन रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ पैरासिटामोल, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग सच काइंड ऑफ ड्रग तो आपको सीरियस लीवर डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ साथ आपको दूसरे टाइप के एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे स्वेलिंग ऑफ फेस, माउथ एंड थ्रोट, ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ईचिंग और रैशेस ये भी हो सकते हैं अगर आपने इसके डेली रिकमेंडेशन डोज से ज़्यादा लिया तो ये कुछ आपके लिए फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल हो गए। नीचे सेक्शन में देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये ड्रग किसके द्वारा बनाया गया है। दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेमेडिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय। इसको बनाया किसी और फर्म ने है और इसको मार्केट में लॉन्च या इसके जो पब्लिसिटी है वो कोई और कर रहा है। मार्केटेड बाय GlaxoSmithKline, दैट इज कॉल्ड GSK। तो ये हो गया मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय। यहाँ पे आपकी कंपनी की जुड़ी हुई कोई जानकारी दी गई होगी, साथ में इस प्रोडक्ट का जो बार कोड है ऑथेंटिसिटी के लिए वो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ से भी इसकी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप इसकी ऑथेंटिसिटी को। ये एक टैबलेट का स्पेसिफिकेशन है। अब हम इसके नीचे के सेक्शन की ओर जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ बेसिक इंडिकेशन मिलेगा। सबसे पहला है आपका बैच नंबर। ये बैच नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बनाते टाइम किसी भी तरह का ह्यूमन या मशीन एरर की वजह से इस टैबलेट में कोई कंटामिनेशन होता है या टॉक्सिक डेवलप होती है तो इसको मार्केट से रिकॉल, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल, तो इसको हम रिकॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका बैच नंबर नहीं होगा तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि किस तरह के बैच में प्रॉब्लम है। तो हर किसी का अपना एक तरीका होता है बैच नंबर देने का, ताकि वो अपने रिकॉर्ड से मैच करते हुए कौन से बैच को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है इसकी जानकारी कलेक्ट कर सकें और उन सबको वापस मार्केट से रिकॉल कर सकें। सो बैच नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये टैबलेट, ये डोजेस फॉर्म, ये प्रिपरेशन जो भी एग्जाम्पल के रूप में होगा वो कब बना है। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2015। हर एक किसी का अपना एक पर्टिकुलर लाइफ होता है जहाँ पे वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसके बाद जैसे ही वो टाइम खत्म होता है उसकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। ये कोई टाइम बॉम्ब नहीं है कि जैसे ही एक्सपायरी डेट शुरू हो गया वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देना शुरू करेगा, लेकिन एडवाइस हमेशा यही रहती है कि एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी तरह के मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, दैट इज़ नवंबर 2017। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट कितने दिनों की है। इसके बाद देखिए इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इसको कोई भी मेडिकल स्टोर वाला मैक्सिमम किस प्राइस पे बेच सकते हैं फॉर 15 टैबलेट। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा सैंपल मैंने छांट कर निकाला है अपने पुराने घर से, ताकि आप इन चीज़ों को क्लियरली समझ सकें। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 16 रुपीज़ 36 पैसे। इसमें हर एक टैक्स इंक्लूडेड था, लेकिन एज पर द रिवाइज्ड MRP, एज पर द DPCO ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल के अकॉर्डिंगली 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल के अकॉर्डिंगली इसका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है। अब इसका जो रिटेल प्राइस है वो है 13 रुपीज़ 7 पैसे। यहाँ पे देखिए 16 रुपीज़ 36 पैसे था, वो यहाँ पे कम हो गया है। सो हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ड्रग प्राइस रिवाइज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइस को आप एक्सेप्ट करें। तो इस तरीके से मैंने आपको एक टैबलेट के पीछे क्या क्या बेसिक जानकारी छिपी हुई है, इसकी जन्म कुंडली क्या क्या है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये आपकी हैबिट में होनी चाहिए कि जब कभी भी कोई भी टैबलेट आप मार्केट से परचेस करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को परचेस करते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए, तो आपको अपने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हुए, फार्माकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, सुटेक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा।
आपको ये भी चीज़ पता लगनी होगी कि इस ड्रग का इंडिकेशन क्या है, इस ड्रग के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ताकि आप इसको अपने एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकें। आज मैं एक और हाउस होल्ड OTC ड्रग लेकर के आया हूँ ताकि इसके कुछ बेसिक पॉइंट को समझें। ये एक साधारण व्यक्ति के वीडियो के हिसाब से और एक फार्मेसी के बेसिक स्टूडेंट के हिसाब से वीडियो है। इसमें आपको दोनों चीज़ें साथ साथ मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टैबलेट है वह है डाइजीन। ये डाइजीन टैबलेट का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अगर हम बात करें, इसका थेरेप्यूटिक यूज़ के हिसाब से बात करें, इसकी फार्माकोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो दिस इज एंटासिड। यहाँ पे देखिए ये जो ड्रग है हमारा एंटासिड ड्रग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटासिड? साथ में लिखा हुआ है एंटी गैस ड्रग। तो सबसे पहले तो मैं आपको एंटासिड का शॉर्ट में मतलब बताता हूँ। एंटासिड बना हुआ है एंटी प्लस एसिड से। तो जब कभी भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी स्पाइस और मसाले ज़्यादा हों तो उनके कारण से एसिडिटी आने लगती है, थोड़ी कट्टी डकारें आने लगती हैं, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। तो ऐसे केस में एसिडिटी को कम करने के लिए जिस एजेंट को हम यूज़ करेंगे ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं एंटासिड। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात क्या है, एसिड है हमारे पेट में और उसको हमको डाइजेस्ट करना है, उसको हमको न्यूट्रल करना है। तो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि एसिड का उल्टा होता है बेस। सो अगर हम एसिड वाले सब्सटेंस में कोई बेस ऐड कर दें तो ये बेस आगे जा करके एसिड को न्यूट्रल करेगा और आपकी जो एसिडिटी थी, क्या यूँ कहूँ कि हाइपर एसिडिटी थी, वो अब न्यूट्रल हो जाएगी। तो अगर आप केमिकल नेचर के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा ये जो एंटासिड है वो बेसिकली बेस है। तो ये बेस हो गया आपका। और एंटी गैस टैबलेट मतलब जब कभी भी हमारे पेट में ब्लॉटिंग वगैरह होते हैं, फूलने लगती है पेट, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तब भी के हम इस केस में आपके डाइजीन को या आपके एंटासिड को यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो उनका थेराप्यूटिक यूज़ के हिसाब से इनकी कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्विक रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी एंड गैस। जब कभी भी हम बात करते हैं एसिडिटी की तो उससे ये हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है। आपने फार्मास्यूटिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव के बारे में पढ़ा है, उसमें आपका कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे उसको रिकॉल करिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में मिंट यानी कि पुदीने के एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया गया है। ऐसा फ्लेवर यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये फ्लेवर तो वेरिएबल हो सकते हैं। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में कुल टैबलेट की संख्या होती है 15। यह वेरिएबल है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। पर जो मैंने अपने हाउस होल्ड चीज़ों से निकाल करके टैबलेट का स्ट्रिप लाया है, ये 15 टैबलेट का स्ट्रिप है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ईच अनकोटेड चेवेबल टैबलेट कंटेन्स। सबसे पहली लाइन, ईच अनकोटेड एंड चेवेबल टैबलेट। जब आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं तो टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होती है। कोटिंग के बारे में आप पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग के बारे में पढ़ते हैं, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, एंट्रिक कोटेड, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे देखिए अनकोटेड है। तो आपका जो डाइजीन है ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली जो एंटासिड है उसमें किसी भी तरह की कोटिंग नहीं है। और दूसरा चीवेबल टैबलेट मतलब ऐसा टैबलेट जिसे हम चबा करके खा सकते हैं या हमें चबा करके खाना चाहिए। कई तरह के टैबलेट होते हैं। क्लोरोक्विन की बात करेंगे आप, एंटी मलेरियल ड्रग, तो उसको चबाना तो दूर, उसको मुंह पे रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत बिटरनेस होता है उसका। डिस्पिन की अगर आप बात करते हैं तो उसको मुंह पे ओरली ऐसे नहीं खाते हैं, हम उसको पानी में डिजोल्व करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो टैबलेट है, एक लिम्सी भी होता है, आपने सुना होगा आज के डेट में, तो उस लिम्सी को चीवेबल टैबलेट के रूप में या फिर इसको सक करके चूज करके खाते हैं। तो ये जो टैबलेट है इसको आप चबा करके या नॉर्मली आपके सलाइवा के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इस टैबलेट का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, तो आप थोड़ा देखिए, अब अपने राइट साइड पे इस साइड में मूव करिएगा। यहाँ पे देखिए ईच अनकोटेड टैबलेट क्या क्या कंटेंट करता है। ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका काम क्या है, ये हमने एंटासिड में पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल से हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का एक एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सेम है ना, एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम है, ये भी एक एंटासिड का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे बीच में देखिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये भी एक एंटासिड का इंपॉर्टेंट है जो एसिडिटी को कम करेगा, ब्लॉटिंग को, एसिडिटी को, बर्निंग को कम करेगा। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक मज़ेदार चीज़ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने क्लास में शेयर किया हुआ है। अगर आप बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका जो नेचर होता है, अगर आप इसे सिंगल ड्रग के रूप में देंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है ड्यू टू इट्स एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी।
अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एज अ सिंगल रख देंगे तो ये लूज मोशन कॉज कर सकता है। तो दोनों को सिंगल सिंगल देने पे अपना अपना प्रॉब्लम है, इसीलिए अक्सर आपको मैंने बताया भी है क्लास में कि हम दोनों को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो आपके एस्ट्रिंजेंट के वजह से कॉन्स्टिपेशन होने वाली प्रॉब्लम को आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काउंटर बैलेंस कर रहा है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो सकने वाले लूज मोशन को आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ एस्ट्रिंजेंट इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। सो दोनों की प्रॉब्लम को दोनों ने नलीफाई कर दिया, तो दोनों की प्रॉब्लम हमको मिलेगी ही नहीं। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज। इसके नीचे दिखा है साइमेथिकॉन, या आपके बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, पेन, इन दोनों को ठीक करने में मदद करता है। कलर के बारे में बात करेंगे तो कलर को देने के लिए आर्टिफिशियल कलर को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो कलर है, इसी का जूम व्यू आप अपने साइड में देख रहे हैं, तो कलर है ये आपके फूड ग्रेड कलर हैं जिनको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ये एडिटिव के एग्जांपल्स हैं, कलरिंग एजेंट। डोज की बात करें तो ये आपको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, जो यहाँ पे डाटा लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एडल्ट के लिए 2 से 4 टैबलेट एज रिक्वायर्ड टू बी च्यूड और सक्ड आफ्टर मील्स। देखिए मैंने जो आपको शुरू में कहा था, या तो वो चबा सकते हैं या तो उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके सक कर सकते हैं। मील यानी कि खाना खाने के बाद इसे ले सकते हैं, या उसके पहले भी अगर एसिडिटी हो रही है, कुछ आपने हैवी ब्रेकफास्ट लिया है तो उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। मील का मतलब यहाँ पे इन जनरल जो लोग हम समझते हैं वो फूड से है, लंच या डिनर से है, लेकिन अगर आपने हैवी मील लिया है तो वो भी इसके कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है एट बेड टाइम, या तो फिर आप सोते समय इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन, और एज एडवाइज बाय योर फिजिशियन। सो यहाँ पे एक चीज़ हो गई, चिल्ड्रन एज एडवाइज बाय फिजिशियन। अगर आप बच्चों के लिए केस में बात करते हैं तो हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि किसी भी तरीके के ड्रग को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के लें। ओटीसी ड्रग है तो भी एक बार आपको सोचने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे एक और जानकारी लिखी है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसको सनलाइट से डायरेक्ट आपको बचाना है, और ऑब्वियसली इसको एक्सेस हीट, मॉइस्चर इनके कांटेक्ट में आने से भी हमको बचाना है। ये हो गई एक एडवाइस जो कि आपको हमेशा किसी भी टैबलेट में, कैप्सूल में, किसी भी डोजेस फॉर्म में एक एडवाइस या एक सजेशन के फॉर्म में आपको मिलेगा। Coming to the next, but that is not as important as the other one, that is manufacturing license number। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर एक कंपनी के पास उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर्टिकुलर सैंपल के लिए, पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म या पर्टिकुलर स्पेसिमेन के लिए उनको एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी, अप्रूवल की आवश्यकता होगी। सो ये उनको मिलता है, उसका लाइसेंस नंबर यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन होगा। मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब कौन सी कंपनी इसको बना रही है, और इसको बनाया हुआ है अबॉट इंडिया लिमिटेड ने। तो ये इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट हो गए। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें देखिए, ये अगर इस स्लाइड के नीचे और आते हैं तो ये बैच नंबर है। मैंने आपको बैच नंबर हर बार बताया है कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई गलती से अनजाने में कोई गलती हो गई तो उसको रिकॉल करने के लिए यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यहाँ पे बताया गया है कि ये टैबलेट कब बना हुआ है, और ये रहा उनका एक्सपायरी डेट कि ये कब तक चलेगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बताया गया है, पर 15 टैबलेट के लिए इसका जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ है। सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द बैक साइड ऑफ गिवन सैंपल। हियर हम बस की बात करें तो ये डाइजीन के पीछे दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, क्योंकि ये एक जनरल पब्लिक भी देखेगा तो उसको समझाने के लिए बेसिक पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये मान लेते हैं हम कि ये कोई एसिड है। एसिड कहाँ पे? ये आपके जीआईटी में। ये जो बीकर है, ये बीकर नहीं, ये आपका जीआईटी है, आपका पेट है मान लेते हैं। तो इसमें कुछ खाने की वजह से, जो ज़्यादा मसाला मिर्च खाने की वजह से एसिडिटी बन रही है। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए, एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इस डाइजीन टैबलेट का एक टैबलेट लेते हैं। तो दिस इज टैबलेट। तो जब ये टैबलेट आप ओरल यूज से लेंगे तो धीरे से आपके स्टमक में पहुंचेगा। ये मैं उस केस के लिए बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम इसको चीव और सक नहीं कर रहे, क्योंकि इसको मुझे समझाना है आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि इसको आपको सलाइवा के साथ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझाने के पर्पज से इसको मैंने सॉलिड के फॉर्म में दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे ये अंदर जाएगा, और ये चूंकि एंटासिड है, एंटासिड मतलब एंटी एसिड, दैट मीन्स एंटी प्लस एसिड इज इक्वल टू न्यूट्रल कर देगा। इसका नेचर बेस है, तो यहाँ पे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और एसिडिटी चली जाएगी, और आपका जो डिस्कम्फर्ट था, गैस की प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टैबलेट था वो था डाइजीन एंटासिड टैबलेट, हम इसको बोलते हैं। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉल पाउडर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, जानने को कुछ बचा नहीं, तो कृपया 2 मिनट बस इंतजार करें और इस वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए कुछ एक नई जानकारी मिलेगी, ऐसा मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ।
लेकिन मैं शुरू करूँगा बेसिक से, ताकि मेरे ऐसे स्टूडेंट जो कि बी फार्मेसी के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हो वो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और ऐसे बच्चे जो फार्माकोलॉजी में हैं वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ये जो पैकेट है WHO का सर्टिफाइड फार्मूला, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉल पाउडर की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब कभी भी हम किसी सीवियर कारण से लूज मोशन और वोमिटिंग होगी तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट यूरिन के साथ या फिर स्टूल में वाटर के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इससे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जनरेट होगा और ये आपको फिर वीकनेस, चक्कर, फैटिक, लिथर्जी ऐसे सिम्टम डेवलप करने लगेंगे। तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है कि आप इस तरह के ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और कुछ बुक में इनको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन इनिशियल फॉर्म में तो ये सॉल्ट है, जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तभी जाके वो सॉल्यूशन बनेगा। सो ये जो सॉल्ट है वो उसमें ऐसे नेचर वाइज केमिकल्स हैं, ऐसे नेचर वाइज सॉल्ट हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही वाइटल फंक्शन करने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस को बैलेंस करने का काम करेंगे। सो डिहाइड्रेशन के कारण से हो सकने वाली वाटर की कमी को, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ये आपका सैंपल पूरा करता है। इसके एक एक वर्ड की ओर अगर हम जाएं तो सबसे पहले देखिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में ओरल वर्ड आपको ये दिखा रहा है कि ये एक ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन बनने वाला है जिसको हम ओरल रूट से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो है ओरल। यहाँ पे आखिरी में देखिए सॉल्ट के बाद लगा हुआ है IP, तो इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो फार्मूला का प्रिंसिपल है जिसको बनाने का फार्माकोपिया को फॉलो किया गया है वो इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। हालांकि फार्मूला जो है वो WHO के उनके फार्मूला पे बेस्ड है। ये इलेक्ट्रॉल पाउडर है और इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो देखिए यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, साइट्रेट है और डेक्सट्रॉस है। और इसके अगर हम कंपोजिशन वाइज बात करें इनके कॉम्बिनेशन फॉर्म में, तो सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड का जो काम होता है वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन के ट्रांसफ़र के लिए है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए है, फ्लूइड के मेंटेनेंस के लिए है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सोडियम क्लोराइड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद जो इसका अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का बेसिक काम होता है इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में, ये हमारी बॉडी में जाकर के पोटेशियम का जो लॉस हुआ होगा यूरिन के साथ, स्टूल में वाटरी स्टूल के फॉर्म में, डायरिया के फॉर्म में, उसको बैलेंस करना। पोटेशियम क्लोराइड हमारी बॉडी में हार्ट के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करता है और पोटेशियम की जो कमी हुई है इसको भी रिस्टोर करने का काम करता है। इसके बाद जो इसका अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है सोडियम साइट्रेट, तो इसमें जो सोडियम साइट्रेट का साइट्रेट फॉर्म है वो हमारे बॉडी में हाइड्रेशन के कारण से हुए एसिडोसिस को बैलेंस करने का महत्वपूर्ण काम करेगा। इसके बाद जो डेक्सट्रोज है उसका काम एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि न्यूट्रिएंट के ट्रांसफर में और सोडियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करना है। इसके बाद जो आप आखिरी वर्ड देख रहे हैं एक्सिपिएंट, इसका मतलब होता है ऐसे सारे इनर्ट सब्सटेंस जिनकी अपनी कोई मेडिकल फार्माकोलॉजी एक्टिविटी नहीं होती, वो केवल आपके प्रिपरेशन के बल को या उनकी एक्टिविटी को और सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप जो क्वांटिटी देख रहे हैं QS लिखा हुआ, इसका मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि आवश्यकता अनुसार। तो ये कुछ बेसिक कंपोजिशन हो गए। यहाँ पे जो WHO का फार्मूला है उन्होंने इसको रिवाइज किया है। पहले के फार्मूला में सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज था ग्राम के अकॉर्डिंगली, वो इन्होंने नए फार्मूला के अकॉर्डिंगली चेंज किया। तो ये आपका पहला स्टेप जिसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ रहती हैं। एक और मज़ेदार चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस स्ट्रिप के कॉर्नर पे आप ब्लैक कलर के कुछ लाइंस देख रहे हैं। इन लाइन का, और आप इस तरफ भी देखेंगे आगे जाकर के हम बात करेंगे, तो इन लाइंस का काम ये होता है कि जब इनको ऑटोमेटेड मशीन से फिलिंग कर रहे होते हैं तो मशीन इन कोड्स को रीड करती है और इन्हीं पे इनको सील करने का काम करती है। तो ये एक प्रकार से सिग्नल है कि हमको यहाँ पे पाउच पे सीलिंग करनी है। ये एक बेसिक जानकारी हुई। अब इसके यूज़ के बारे में अगर आप बात करें तो देखिए डायरेक्शन फॉर यूज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको, यानी कि आपके ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के इस पाउच को आपको 200 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। ये जो पाउच है उसकी पूरी क्वांटिटी को आप यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूज़ ओनली इन रिकमेंडेशन डाइल्यूशन, केवल आपको 200 ml वाटर में एक पूरे शैशे को मिला करके यूज़ करना है। और जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे इस सॉल्ट को यूज़ करते हुए वो विदिन 24 आवर कंज्यूम हो जाना चाहिए, वरना इसकी एफिकेसी थोड़ी सी टेस्ट में चेंज हो जाएगी और इसकी क्वालिटी में इन्फेरिटी आ सकती है।
दूसरा, चूँकि ये एक ऐसा पाउडर है जिसमें काफ़ी सारे सॉल्ट प्रेजेंट हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर शो कर सकता है। इसीलिए इनको हमको स्टोर करना होगा ड्राई प्लेस पे, ताकि कहीं से भी कोई मॉइस्चर ना आ सके और मॉइस्चर के कारण से ये ख़राब ना हो सके। ये एक बेसिक जानकारी हुई। उसके बाद अगर हम इसके नीचे के लेबल की ओर बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंडिकेशन है जो मोस्ट ऑफ द केस आपको हर प्रोडक्ट में मिल जाएगा। वह है इनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। ये आपको इस प्रोडक्ट में दिख रहा है। पिछले बार जब मैंने क्रोसिन के बारे में बात किया तब यहाँ पे नहीं है। सो हर एक चीज़ को बनाने के लिए कंपनी को कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस की डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। जब तक भी कंपनी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी, उनको एक लाइसेंस नंबर मिलेगा, तो ये उनका लाइसेंस नंबर है। इसके हिसाब से हम उसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक कर सकते हैं। दूसरा आता है इसमें बैच नंबर, यानी कि कौन से बैच में इस प्रोडक्ट को बनाया गया, ताकि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है फ्यूचर में मार्केट से रिकॉल करने की आवश्यकता पड़ती है ड्यू टू सम नोन और अननोन कंटामिनेशन, तो इस प्रोडक्ट के बैच नंबर के हिसाब से हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको ईजिली मार्केट से रिकॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले बार भी कहा था, ये कंपनी की अपनी पॉलिसी के ऊपर ये बैच नंबर को डिसाइड करते हैं। उसके बाद इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, कब तक इसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, यानी कि इसकी एक्सपायर डेट होगी, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी यहाँ पे है। एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर इलेक्ट्रॉल पाउडर की अगर आप बात करते हैं, तो इनको आपको आपके एक्सपायरी डेट से पहले ही कंज्यूम कर लेना चाहिए, वरना ये आगे जा कर के आपको थोड़ा सा एक क्लम्सीनेस बनने लगेंगे, एक इनका एडेसिव दिखने लगेगा, एक बल्क फॉर्मेशन करने लगेंगे, जिससे इनकी क्वालिटी इन्फीरियर हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये कोई गलती नहीं है, ना ही कोई मिस्टेक है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न या एरर कॉज कर सकता है। अगर आप इस पैरामीटर की ओर ध्यान से देखेंगे और इनके सामने रेस्पेक्टिव प्रिंटिंग देखेंगे, तो थोड़ा सा ये मिसप्लेस हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैच नंबर की, तो बैच नंबर ऊपर जा चुका है। अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ऊपर जा चुका है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपायरी डेट की, तो एक्सपायरी डेट भी ऊपर जा चुका है। तो इससे क्या समझ में आएगा, देखिए एक्सपायरी डेट की जगह होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन एक्सपायरी डेट चूँकि सारे डाटा ऊपर जा चुके हैं, इसलिए एक्सपायरी डेट पहुँच गया है यहाँ पे। इसके पैरेलल में ये पहुँच गया आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट की तुलना में। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है कि यहाँ पे इस ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो ये है, जबकि एक्चुअल में दिस इज़ अ एक्सपायरी डेट। सो इन चीज़ों को हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे आज के प्रोडक्ट में मैंने बात किया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का, जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को वापस से इसके नॉर्मल वैल्यू पे रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ये आपके लूज मोशन और वोमिटिंग, सीवियर वीकनेस के केस में काफ़ी मदद करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।